नमस्कार स्टूडेंट, रविन एकेडमी के यूपीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे पार्लियामेंट में अभी तक हम लोग 16 लेक्चर कवर कर चुके हैं और अब हम लोग आज बात करेंगे 17वें लेक्चर में। बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुँच जाओगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी प्रीवियस लेक्चर में संसद की शक्तियाँ, और संसद की शक्तियाँ आपको हमने बताई थी 6-7 प्रकार की। एक चार्ट आपको बताया गया था, उस चार्ट में हमने आपको शक्तियाँ बताई थी। तो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में फाइनेंशियल पावर, ठीक है। तो फाइनेंशियल पावर में कुछ और भी बातें हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक मैं उस लेक्चर में पढ़ा पाया था आप लोगों को, और लेक्चर का टाइम चूँकि ओवर हो गया था तो प्रीवियस लेक्चर को आज वाले लेक्चर में हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो ये चार्ट वहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया था, ओके, बिल्कुल। तो 2 मिनट में इसको डिस्कस करते हैं। संसद की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका यानी सरकार किसी भी प्रकार का कर नहीं लगा सकती, ना ही किसी कर की उगाही कर सकती, मतलब उसे कलेक्ट भी नहीं कर सकती, और ना ही किसी प्रकार का खर्च कर सकती। खर्च करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे धन को अलॉट कर दिया गया बजट में, ठीक है, सरकार के विभिन्न जो मंत्रालय होते हैं उनको अलॉट कर दिया गया अनुदान मांग के तहत, लेकिन वो खर्च अभी नहीं कर पाएगी जब तक वो संचित निधि से धन नहीं निकालेगी। और संचित निधि से धन निकालने के लिए उसे एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ेगा। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अब तक जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको अब तक बिल्कुल लर्न हो गई होगी, सोते जागते कभी भी। तो संचित निधि की रखवाली कौन करता है? लोकसभा कुंडली मार के बैठी हुई है कि हम इससे धन निकालने नहीं देंगे सरकार को जब तक कि वो विनियोग विधेयक पास नहीं कर लेती, ठीक है। और धन विधेयक होता है, विनियोग विधेयक मनी बिल होता है। तो मनी बिल तो लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा में सरकार के बहुमत होता है, नहीं तो उन्हीं के मेंबर होते हैं, तो वो तो इसे आसानी से पास कर लेंगे। तो संचित निधि से धन बड़े आसानी से निकल जाएगा। लेकिन ऊपरी तौर पर तो लगता है कि यार संचित निधि से धन निकालना तो बहुत टफ है। बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। तो सिद्धांत में कुछ और है और व्यवहार में कुछ और है, ठीक है। तो इस पर मैंने डिस्कशन किया था और आज फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत हम और भी बातें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो संसद की ये फाइनेंशियल पावर है भाई, फाइनेंस पर संसद का कंट्रोल होता है। आपको लग रहा होगा कि सरकार के पास बहुत पैसा है, ठीक है, सरकार जितना चाहे उतना निकाल ले, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सिद्धांत तो बड़ा यहाँ पर टफ लग रहा है, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में कुछ और भी, ठीक है। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो ये वाला लेक्चर उसे कम समझ में आएगा। प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आई बटन में वहाँ लिंक आपको दे दिया जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का आप क्लिक करिए और पूरे देखिए, सारे लेक्चर देखिए, ठीक है। और फाइनेंशियल पावर यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो सरकार को धन मिल गया है, सरकार को जो धन था वो मिल चुका, ठीक है, धन मिल गया। और जब धन मिल गया, जो अमाउंट बजट में अलॉट किया गया था वो मिल चुका है। तो अब सरकार इस धन को क्या करेगी? खर्च करेगी। कहाँ? मौज मस्ती में नहीं, देश में जो योजनाएं संचालित की जाएंगी उनमें ये धन खर्च होगा, ठीक है। लेकिन अगर सरकार का दिमाग खराब हुआ और जिस योजना के लिए धन दिया गया वहाँ ना खर्च किया, कहीं और उड़ा दिया, कर सकती, उसके हाथ में है, लेकिन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है ना, संसदीय शासन प्रणाली के तहत संसद कार्यपालिका की शक्तियों पर कंट्रोल लगाती है। ऐसा नहीं कि मनमानी तरीके से धन खर्च कर देंगे। तो संसद क्या करेगी? अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से उसकी जांच करेगी, ठीक है, कि जिस लिए धन आपको दिया गया उसी उद्देश्य में धन खर्च हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इसकी जांच होती है। तो इसलिए जो संसद होती है, विधायिका होती है,
वो कार्यपालिका की वित्तीय शक्तियों को, फाइनेंशियल पावर को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये बजट पास होने के बाद की बात है। ठीक है, धन अलॉट हो गया, अनुदान मांगों के माध्यम से मिल भी गया। ठीक है, मिलने के बाद यानी बजट के बाद की बात है ये। ठीक है, अब सरकार इसे कहाँ खर्च करेगी, तो संसद विभिन्न वित्तीय समितियों के माध्यम से सरकार के खर्च को भी जांचती है। ठीक है, तो सरकार को धन मिल गया, इसके बाद सरकार उसी उचित जगह पर खर्च करती है, उचित जगह पर खर्च करती है या नहीं, करती है या नहीं, इसकी जांच संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से करती है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं। ये जो समितियां हैं ना, ये समितियां क्या हैं, ये लेक्चर अभी हमें पढ़ाना है। कितने प्रकार की कमेटीज़ होती हैं, संसदीय समितियां, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ समितियां हैं, जैसे मान लो एक है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, ऐसे पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं इसको। ठीक, जैसे अनुमान समिति, एस्टीमेट कमेटी। तो इस तरीके की जो समितियां हैं, इन समितियों के माध्यम से सरकार के द्वारा जो धन खर्च किया जाता है उसकी जांच की जाती है। और अगर कुछ गड़बड़ पाया गया तो संसद उस पर कार्रवाई करती है, संसद द्वारा कार्रवाई की जाती है। सिंपल सी बात, कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपने यहाँ पर ये सीखा, निष्कर्ष ये निकला कि संसद सरकार के फाइनेंशियल मामलों पर कंट्रोल स्थापित करती है। ठीक है, ये कंट्रोल दो तरीके से होता है, उसको भी हम जान रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए कि जो समितियाँ होती हैं ये चेक करती हैं कि धन को कहीं अनुचित तरीके से तो खर्च नहीं कर दिया गया सरकार के द्वारा, या कहीं पर अनियमित तरीके से, अवैध तरीके से इसको खर्च कर दिया गया, तो सरकार डरेगी। ठीक है, संसद से सरकार डरती है। अब सिद्धांत तो यही कहता है डरती है, लेकिन कितना हकीकत में डरती है वो बात हम लोग अलग देखेंगे, है ना। तो ठीक, तो यहां पर आपको ये चीज समझनी है। ठीक है, चलिए और हम लोग आगे देखते हैं। तो संसद यहाँ पर दो तरीके से कंट्रोल स्थापित करती है, फाइनेंशियल कंट्रोल, है ना, किस पर, कार्यपालिका पर। वो दो तरीके यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। 1 मिनट। तो दो तरीके हैं, कौन कौन से, देखो, वित्तीय नियंत्रण के दो तरीके। नंबर 1 बजटीय नियंत्रण जिसको कहते हैं, है ना, बजटीय नियंत्रण। और दूसरा है उत्तर बजटीय नियंत्रण, उत्तर बजटीय नियंत्रण। ठीक है, बजटीय नियंत्रण में क्या होता है भाई, इसमें देखो सिंपल सी बात है कि जब बजट संसद में रखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए, तो जो अनुदान मांग होती है ना बजट में, अनुदान मांग,
क्योंकि जिन लोगों ने बजट वाला लेक्चर देखा है वो बड़े आसानी समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं देखा है उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अनुदान मांग पर मतदान होता है, अनुदान मांग पर मतदान होता है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो मांग रखी जाती है, डिमांड ऑफ ग्रांट, ठीक है, विभिन्न मंत्रालयों के लिए काम करने के लिए, अब इस पर संसद में क्या होता है, मतदान होता है। और अगर मतदान होगा तो सरकार को ये डर रहेगा कि पता नहीं ये अनुदान मांग पास होगी कि नहीं होगी, है ना, ये तो डर रहता है ना। तो बजट के दौरान संसद सरकार की इन फाइनेंशियल पावर को कंट्रोल करती है। एक तो कंट्रोल करने का तरीका ये हो गया बजट के दौरान, ठीक है, मतलब बजट के टाइम पर कौन कौन से तरीके अपनाती है संसद, जिससे कि कार्यपालिका अर्थात सरकार की वित्तीय शक्तियों को वो कंट्रोल करती है। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, जब विनियोग विधेयक लाया जाता है ना, एप्रोप्रिएशन बिल, ये बात आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, है ना, विनियोग विधेयक, और विनियोग विधेयक लाया जाता है और ये पास हो जाता है, तभी उसको धन मिलता है सरकार को खर्च करने के लिए। तो सरकार ये डरेगी कि यार पता नहीं विनियोग विधेयक पास होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं पास हुआ तो हमें धन नहीं मिलेगा, और धन तो मिलेगा ही नहीं बल्कि सरकार भी और चली जाएगी। क्यों? क्योंकि विनियोग विधेयक एक धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, और मनी बिल अगर पास नहीं हुआ तो सरकार फिर चली जाएगी। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, सरकार डरेगी कि नहीं डरेगी? बिल्कुल डरेगी, सिद्धांत तो यही कहता है, लेकिन हकीकत में कुछ और है। हकीकत में ये है कि विनियोग विधेयक पास तो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में, और लोकसभा में किसका बहुमत है? सरकार का। तो सरकार का जब बहुमत है, सरकार के सदस्य ज़्यादा हैं, तो वो तो पास कर ही लेंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है। तो आप याद रखिएगा कि सिद्धांत में कुछ लिखा है लेकिन हकीकत में कुछ होता है। तो इसका मतलब है संसद द्वारा सरकार पर यानी कार्यपालिका पर जो वित्तीय नियंत्रण लगाया जाता है वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि सिद्धांत कुछ कहता है, हकीकत में तो कुछ है। ठीक है, वही हाल अनुदान मांग का है। अनुदान मांग लोकसभा में रखी जाती है, तो लोकसभा का ही राइट होता है डिमांड ऑफ ग्रांट पर। ठीक है, लोकसभा इसे पास करेगी, राज्यसभा का कोई यहाँ पर राइट नहीं होता है। तो लोकसभा में बहुमत किसका है? सरकार का, और सरकार ही मांग रख रही है, तो सरकार का बहुमत, सरकार मांग रख रही तो पास तो करा ही लेगी, मतदान तो हो ही जाएगा फेवर में। तो ये क्या रुकने वाला है? कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, क्लियर? तो दोनों पहलुओं से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सिद्धांत में लिखा है कि बिना यहाँ पास हुए सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है, लेकिन पास तो आसानी से हो जाता है। दोनों पहलू हैं, ध्यान रखिएगा। अब उत्तर बजटीय नियंत्रण क्या होता है? बजट के दौरान ये नियंत्रण लगाया गया कार्यपालिका पर विधायिका के द्वारा, संसद के द्वारा। ठीक है, लेकिन जब बजट पास हो गया, धन मिल गया सरकार को, तो वो धन कैसे खर्च करेगी इस पर निगाह रखती है संसद। ठीक है, तो समितियों द्वारा जांच की जाती है। ठीक है, तो बजट के बाद है ना, सरकार द्वारा यानी कार्यपालिका, जब हम बोले सरकार मतलब कार्यपालिका, तो सरकार द्वारा खर्च किए गए धन पर संसद निगाह रखती है, निगरानी करती है। लेकिन अफसोस ये है जब खर्च कर चुकी होती है तब जांच कराती है सरकार, है ना, विधायिका, संसद। तो जब खर्च कर ही दिया तब जांच कराने का क्या फ़ायदा? हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि आगे के लिए वो नसीहत मिल जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, निगाह रखती कैसे? समितियों के माध्यम से जांच, जो भी थोड़ी देर पहले बताया, समितियों के माध्यम से जांच। ठीक है, क्लियर? तो जब आपसे पूछा जाए कि संसद का कार्यपालिका पर जो वित्तीय नियंत्रण है, अर्थात संसद की जो फाइनेंशियल पावर है, उसको आप किस तरीके से देखते हो, तो दो तरीके से देखेंगे, बजटीय नियंत्रण यानी बजट के दौरान, और
पोस्ट बजट है ना, यानी बजट के बाद की जो नियंत्रण है वो कैसे होता है, वो समितियों के माध्यम से होता है। दूसरा, लोकसभा में या राज्यसभा में सरकार से प्रश्न पूछकर भी नियंत्रण स्थापित किया जाता है। आपने ये कहाँ खर्च किया, प्रश्न जवाब दीजिए, है ना। तो आपको हम प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा ये सब पढ़ा चुके हैं। तो वहाँ पर सरकार के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है विधायिका की फाइनेंशियल पावर। ठीक है, तो अब इस फाइनेंशियल पावर में एक दो बातें और जानेंगे हम लोग। ठीक है, अब एक चीज़ तो ये हो गया, अब एक चीज़ और समझो भाई फटाफट, है ना बच्चों। देखो वो चीज़ क्या है, जैसे मान लो सरकार को जो पैसा अलॉट हुआ है, ठीक है, ध्यान समझना, सरकार को अर्थात कार्यपालिका को जो धन मंजूर किया गया, जो मंजूर हुआ वही मिल भी जाएगा, है ना, विनियोग विधेयक पास करके, मतलब जो मंजूर हुआ वही मिलेगा। ठीक है, यानी जो मंजूर हुआ वही सरकार को प्राप्त भी हुआ, सरकार को मिला। किस लिए मिला? अरे देश की जो शासन व्यवस्था है उसको चलाने के लिए, योजनाओं को संचालित करने के लिए मिला है भैया। ठीक है, तो इस सरकार को ये धन मिला। ठीक, बहुत ध्यान से समझना, ये कितने साल के लिए मिलता है? 1 साल के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष के लिए, है ना, वित्त वर्ष के लिए, यानी ये पैसा मिला ऑलमोस्ट 1 साल के लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए। तो कभी कभी क्या होगा, सरकार खर्च करेगी, लेकिन खर्च करते करते इतना ज़्यादा उसको मिल गया था कि पूरा खर्च हो ही नहीं पाया। ठीक है, तो ये सरकार को जो धन मिला वो पूरा व्यय नहीं हो पाया, पूरा कंज्यूम नहीं हो पाया। ठीक है, तो पूरा खर्च नहीं हुआ, पूरा खर्च नहीं हो पाया। तो जब पूरा खर्च नहीं हो पाया तब जानते हो क्या करेंगे, जो बच गया वो सरकार खा जाए, अपने ऊपर खर्च कर ले। ऐसा नहीं है, हिम्मत नहीं सरकार की। ठीक है, तो ये खर्च नहीं हो पाया तो जो बच गया वो सरकार क्या अपने ऊपर खर्च कर सकती है? नहीं, संसद को वापस कर देना पड़ेगा, मतलब वो पैसा लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा बच गया, यानी जो बच गया वो क्या होगा, वो लैप्स हो जाएगा, वो बजट लैप्स हो जाएगा, वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान तो क्या हो जाएगा, ये वापस चला जाएगा। इसको कहते हैं हेरास का सिद्धांत। इसको हम लोग बोलते हैं व्यपगत का सिद्धांत भी, व्यपगत का सिद्धांत, ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, डलहौजी वाला, वो नहीं है लेकिन ये। ठीक है, जो बच गया वो वापस चला जाएगा, यानी जो बचा हुआ धन है उसको सरकार अपनी मर्जी से उसके लिए कोई रिजर्व फंड नहीं बना सकती, है ना। बचे हुए धन के लिए सरकार अर्थात कार्यपालिका, सरकार बोले तो कार्यपालिका बिना संसद की अनुमति के रिजर्व फंड, आरक्षित कोष नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। ऐसा नहीं है कि संसद से पूछा नहीं, हमारा जो धन बच गया उसको हमने उठाया और अपने खाते में जमा कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी तो कंट्रोलिंग है, ये भी तो नियंत्रण है। जैसे हम लोग से कोई सामान मंगाया गया, या मान लो हमने हमारा कोई सर्वेंट है, ठीक है, और हमने उसको 500 रुपये दिए, 500 दिए, और कहा कि ये फला फला चीज़ तुम
खरीद के लाओ, ठीक है। और वो शॉप पर गया, दुकान पर गया और चीज़ें खरीद लाया। वो पता लगा कि 450 रुपये की चीज़ें खरीद लाया, 50 बच गया ना, तो हम सर्वेंट से क्या कहते हैं, हिसाब दिखाओ कितना खर्च हुआ, 450, 50 वापस लाओ। तो हम उसको जो पैसे दिए थे वो हमने वापस ले लिए, बिना हमारी मर्जी के वो 50 रुपये खर्च नहीं करेगा। बस वही चीज़ है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अपने जीवन पर इसको अप्लाई करिए, बहुत आसान लगेगा, कोई टफ मामला नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हमने समझ लिया, ठीक। एक बात और समझो भाई इसमें, एक बात और समझा देते हैं। वो क्या है भाई, एक यहाँ पर टर्म, जब आप लक्ष्मीकांत बुक पढ़ोगे, एम लक्ष्मीकांत, तो एम लक्ष्मीकांत से भी बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर खींची हैं, डी बसु से भी ली हैं, सुभाष कश्यप से भी ली हैं, कई बुक का निचोड़ है यहाँ पर, और इसमें एम लक्ष्मीकांत पूरा खींच लिया गया है, ठीक है। तो जो लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं वो अगर ना भी पढ़ें, हमारा लेक्चर अटेंड कर लेंगे, तो बिल्कुल ये ग्राफ उनके दिमाग में चार्ट बैठ जाएंगे। और फिर अगर लक्ष्मीकांत बाद में पढ़ेंगे, मेरा लेक्चर अटेंड करने के बाद लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, जरा देर में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है, और सारा समझ में भी आ जाएगा। और पहले लक्ष्मीकांत पढ़ोगे फिर ये पढ़ोगे तो आपको किताब समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो तरीका सबसे अच्छा क्या होता है, पहले लेक्चर अटेंड करो, बाद में बुक पढ़ लो, बुक में कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। चलो, तो एक टर्म यहाँ पर मिलेगा आपको, मार्च रश, ये टर्म आपको मिलेगा, ठीक है। मार्च रस, रस का मतलब क्या होता है, भीड़, ठीक है। तो जानते हो, जब ये जो हमने आपको बताया व्यपगत का सिद्धांत है ना, व्यपगत का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत की वजह से ये मार्च रस पैदा होता है। क्यों, इस सिद्धांत क्यों इसके लिए दोषी है? देखो मामला क्या है, जैसे मार्च का महीना आता है ना, जब फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ होता है, तो उसे सब क्लोजिंग करनी होती है, कितना खर्च हुआ, कितना बच गया, ये सब लेन देन करना होता है, क्लोज करना होता है। साल गुजरा, उसकी क्लोजिंग चलती है। तो जब आप मार्च के महीने में आप देखो, तो आप सुनते होगे लोगों से, बैंक वालों से बहुत जगह कि यार मार्च का महीना है, क्लोजिंग का समय है, ठीक है, जो भी लेन देन है उनको पूरा करना पड़ेगा, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को EMI वगैरह होती है पेंडिंग, तो वो वसूल ली जाती है कि इस साल का खाता पूरा क्लोज कर दिया जाए। तो मार्च के महीने में इतना वर्कलोड होता है, तो उसी को कह दिया जाता है मार्च रश, ठीक है, क्लियर। जो कर्मचारी होते हैं उनके पास समय नहीं होता है, तो व्यपगत सिद्धांत को फॉलो करना है, जो लेन देन हुआ, जो बचा उसको वापस जमा करो, ये सब क्लोज करो, इस साल का खाता इस साल क्लोज कर दो, इसी को कहते हैं मार्च रश, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर पाए हैं फाइनेंशियल पावर, और अब हम लोग बात करेंगे सांविधिक शक्तियाँ, ठीक है। संसद की यानी विधायिका की सांविधिक शक्तियों की बात करेंगे। सांविधिक शक्तियाँ आपको हम समझाएं उसके पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा है, आप हमें लाइक करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि हम सर के साथ जुड़ के हम सिलेक्शन लें, तो आपको हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी, रविन एकेडमी। स्क्रीन पर आप देखिए, रविन एकेडमी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और जैसे आप डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, हमारा सारा क्लास आपके फ़ोन पे आ जाएगा, ठीक है। और आप वहाँ पर फ़ोन पे जब क्लास हमारा आ जाएगा आपके, तो वहाँ जब आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो सारे क्लास आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो जो क्लास करना चाहें आप वो कर सकते हैं, ठीक है, घर बैठे पूरी तैयारी कर सकते हैं, प्री मेंस डिटेल में, आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस, सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध होगा, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको सारी जानकारी दे देगी, कैसे क्लास आप कर सकते हैं सब कुछ बता देगी, XYZ। तो इस तरीके से आप हमारी क्लास कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर घर बैठे बिना किसी खास खर्च के तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। रविन एकेडमी UPSC के बैनर तले मिशन IAS की शुरुआत की गई। बोर्ड पर नज़र डालिए, स्क्रीन पर नज़र डालिए, मिशन IAS लिखा है, ठीक है। इस मिशन IAS में हम
व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को पूरे भारत से जोड़ते हैं जो इच्छुक हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं मेरे पर्सनल गाइडेंस में। तो यहाँ पर कोई खास फीस नहीं होती है, एक नॉर्मल मतलब बिल्कुल, है ना, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। वहाँ पर हम क्या करते हैं, PDF मटेरियल, टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उसमें आपको होमवर्क करना पड़ेगा, जो हम रोज़ होमवर्क देते हैं आपको करना पड़ेगा। तो आप दूर दराज भारत में किसी कोने में बैठे हो, मैंने ये मिशन इसीलिए शुरू किया है कि हर बच्चा तैयारी कर सके और अपने सपनों को साकार कर सके। तो मिशन IAS से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, अपना नाम, अपना नंबर और मिशन IAS लिख के भेज दीजिए, मेरी टीम आपको इसमें जोड़ लेगी और आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ये थी आपके लिए खुशखबरी, इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग चलते हैं संसद की सांविधिक शक्तियों की तरफ, है ना। तो बात करते हैं संसद की सांविधिक शक्तियां। यह संवैधानिक है ना, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, ठीक है। ये तो बहुत आसान है भाई, नाम भारी भरकम आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। देखो है क्या, और आप सब जानते हैं इसमें क्या होता है। संसद को संशोधन करने की पावर होती है संविधान में, है ना, होती है कि नहीं। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति होती है, ठीक है, उसी को कहते हैं संवैधानिक शक्ति या सांविधिक शक्ति। तो इसके अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। वेरी गुड, संविधान, इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है। संविधान में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, ठीक है, आप लोग जानते हैं, अच्छी बात है, हम सब जानते हैं। लेकिन जब एग्जाम में UPSC क्वेश्चन पूछेगा तब जरूर आना चाहिए, ठीक है, वहाँ आप मिस ना करें, ठीक है। चलो, तो अब संशोधन करने की शक्ति है भाई, ठीक। तो संशोधन करने की जो शक्ति है इसका उल्लेख आर्टिकल 368 में है, ठीक है। तो संसद में संशोधन करने की शक्ति किस आर्टिकल में भैया, आर्टिकल 368 में, ठीक है। 368 वेयर एक्ट आप खोलो और उसको पढ़ो, सारा संशोधन का जो प्रोसेस है वो सब इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। देखिए, जो संशोधन होता है वो 3 तरीके से होता है भैया। कितने तरीके से होता है भाई कि बच्चों, 3 तरीकों से होता है, ठीक है। वो 3 तरीके क्या है, देखो, एक होता है साधारण बहुमत से संशोधन, साधारण बहुमत से संशोधन, ठीक है, एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका है विशेष बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन, एक तो ये तरीका है। और एक तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका थोड़ा खतरनाक है। वो क्या है, वो है विशेष बहुमत प्लस कम से कम, मतलब ऐसे बोलो, आधे से अधिक राज्यों, है ना, आधे से अधिक राज्यों की सहमति से, राज्यों की सहमति से, मतलब आधे से अधिक राज्यों की रजामंदी भी होनी चाहिए, ठीक है। राज्यों की रजामंदी का मतलब राज्यों की जो विधायिका है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जिसको हम विधानसभा कहते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी भी सहमति होनी चाहिए। 3 तरीके से संसद संशोधन करती है, ठीक है। अब जो साधारण बहुमत से संशोधन किए जाते हैं, वो ध्यान समझना, जो साधारण बहुमत से संशोधन किए जाते हैं, इनको संशोधन की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता है, संशोधन में इन्हें नहीं गिना जाता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो संशोधन में गिना जाता है ये वाला और ये वाला, ठीक। तो ये जो विशेष बहुमत है, इसका मतलब क्या है, विशेष बहुमत से संशोधन, इसका मतलब क्या है, ये बात आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, जो विशेष बहुमत होता है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे
अगर हम लोग आर्टिकल 61 की बात करें तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो वहाँ पर भी विशेष बहुमत की बात कही जाती है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से महाभियोग प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। तो वहाँ विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन के कुल सदस्यों का 2/3, टोटल का 2/3। क्या होता है? टोटल का 2/3। ये भी विशेष बहुमत है, ये भी विशेष बहुमत है। ये आर्टिकल 61 में है महाभियोग। तो इसको भी हम स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं भैया, विशेष बहुमत इसको भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी विशेष बहुमत शब्द संशोधन में भी दिया हुआ है, आर्टिकल 368 में भी। तो आर्टिकल 368 का विशेष बहुमत, इसका मीनिंग अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी का मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें जो विशेष बहुमत होता है आर्टिकल 368 में, इस वाले में, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 of the members present and voting, 2/3 of the members present and voting। यहाँ पर विशेष बहुमत का मतलब ये होता है, और आर्टिकल 61 में विशेष बहुमत का मतलब ये होता है। तो अलग अलग जगहों पर विशेष बहुमत का मतलब अलग अलग होता है। जैसे आर्टिकल 249, इसमें भी विशेष बहुमत की बात होती है ना। आर्टिकल 249 में विशेष बहुमत लिखा रहता है ना कि राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से यदि ये सिद्ध कर दे कि किसी राज्य के विषय पर यदि संसद कानून बनाए तो वो राष्ट्र हित में होगा, तो फिर राज्य के उस विषय पर कानून बनाने का राइट संसद को मिल जाएगा। तो यहाँ भी विशेष बहुमत की बात कही गई है ना, यहाँ भी विशेष बहुमत की बात कही गई है। तो यहाँ पर विशेष बहुमत का मतलब होता है केवल 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ठीक है। यहाँ मीनिंग ये होता है, क्लियर। तो आर्टिकल 61 में विशेष बहुमत का मतलब अलग होता है, और आर्टिकल 249 में विशेष बहुमत का मतलब अलग होता है, और आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन की बात होती है, यहाँ विशेष बहुमत का मीनिंग अलग होता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किताब पढ़ेंगे वहाँ लिखा रहेगा स्पेशल मेजॉरिटी। अब हम समझ नहीं पाएंगे कि कहीं स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब टोटल का 2/3 होता है, कहीं स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और कहीं पर स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अलग अलग होता है। तो संशोधन तो ऐसे होता है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है टोटल का आधे से अधिक, टोटल का आधे से अधिक, टोटल का आधे से अधिक प्लस 2/3। तो 2/3 में जो ये प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना, इसमें प्रेजेंट वालों को देखा जाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि एक चीज़ है यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। मान लो कि लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेनी है, और लोकसभा में प्रेजेंट टाइम में 543 सदस्य होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य हैं? 543। तो टोटल का आधे से अधिक, तो यहाँ इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, है ना। यहाँ टोटल का आधे से अधिक कर लोगे 543 का आधा और +1, यही तो होगा आधे से अधिक, ठीक है। तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 272। देख काउंट कर लीजिएगा इसको, है ना, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। और क्या होना चाहिए? 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लो कि उस समय, ये लोकसभा का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस समय मान लो लोकसभा में 500 उपस्थित थे, क्या लिखा? प्रेजेंट। तो होते 543 हैं इस समय, लेकिन 43 गायब थे, तो वहाँ पर प्रेजेंट कितने हैं? 500, ठीक है। और उसका क्या निकालोगे? 2/3। और 500 का 2/3 जब आप निकालोगे
तो लगभग 333 बनेंगे। कितने बनेंगे? 333। ठीक है, तो 2 आंकड़े मिले भैया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक, अब यहाँ पर हमने एक निकाला एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, वो निकला 272, और एक निकाला 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो निकला 333, 333। अब जो हम ये वाला निकालेंगे ना, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, सेटिस्फाइड करने का मतलब ये 333, ये 272, ये ज़्यादा है। बाय द वे ये कम हो जाता, ये उस दिन सदस्य 300 ही आए होते। मान लो उस दिन सदस्य उपस्थित 300 ही होते, सपोज दैट, ध्यान दो, अगर 300 उपस्थित होते तो 300 का 2/3, तो ये कितना आता? 200 आता। कितना था? 200 आता। तो ये 200 क्या 272 को सेटिस्फाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है, कहने का सेटिस्फाइड करने का मतलब है कि ये वाला और ये वाला बराबर तो हो ही कम से कम, या ये वाला ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो 300 उपस्थित होते तो ये स्पेशल मेजॉरिटी मिल नहीं पाती और बिल पास नहीं हो पाता। क्लियर? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कैलकुलेशन जरूर याद रखना। ये हमने एग्जाम्पल लोकसभा का लिया है। ठीक है, ऐसे ही राज्यसभा में भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो राज्यसभा में कितने होते हैं? 245, 245 का आप निकालिए। ठीक है, चलो, अब इसको हम रब कर लेते हैं भाई इसको, लेकिन ये उदाहरण नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये बड़े मजे की काम की बात है भाई। किताब में तो ये सब समझाते नहीं। किताब में तो राइटर इस ऐसे क्या करते हैं, लिख दिया 2/3 बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। राइटर को क्या पता तुम्हें आता है कि नहीं आता है? राइटर को क्या पता कि तुम IAS की तैयारी कर रहे हो, इसलिए हम समझा के लिखें। राइटर को तो किताब लिखनी, लिख दी, आप समझिए उसको। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो संशोधन होगा, ये वाला एक और तरीका है। विशेष बहुमत तो ये वाला होना ही चाहिए, प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए, तब संशोधन होगा। तो ये वाला संशोधन तो बहुत आसानी से होता है, इसलिए इतना आसान होता है, इसलिए इसको काउंट नहीं करते। तो जो हम लोग संशोधन पढ़ते हैं ना, कि पहला संशोधन 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, है ना, 44वां संविधान, ये जो काउंटिंग होती है वो या तो इस तरीके से संशोधन हुआ होगा या तो इस तरीके से हुआ होगा। ठीक है, तो उसको हम काउंट करते हैं, लेकिन इसको काउंट नहीं करते हैं। तो जितना, जैसे संसद क्या करती है, राज्यों के नाम बदल देती है। ठीक है, राज्यों की सीमा बदल देती है। ठीक है, नए राज्य बना देती है, तो वो सब साधारण बहुमत से करती है। इसलिए जब भी कोई नया राज्य बनाती है संसद, तो वो किस बहुमत से संशोधन करके बनाती है? साधारण बहुमत से। और साधारण बहुमत द्वारा किया गया संशोधन काउंट नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है, हमारी जो संसद है इसके पास संशोधन की पावर है। ठीक है, तो ये इसकी शक्ति है। ठीक है, और इस संशोधन में राज्यसभा लोकसभा दोनों बराबर पावर रखती है। ठीक है, और राष्ट्रपति का भी रोल होता है। राष्ट्रपति फिर उस संशोधन बिल में साइन भी करते हैं। ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इसको हम, इस चीज़ को हम डिटेल में एक लेक्चर में अलग से पढ़ा देंगे। ठीक है, पूरा संशोधन का मामला। लेकिन ये चीज़ अगर आप समझे रहेंगे ना कि संशोधन में जो विशेष बहुमत होता है उसका मतलब क्या होता है, आर्टिकल 61 में 3 स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है, आर्टिकल 249 में स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मीनिंग होता है, अगर ये बात आप जानते रहेंगे तो आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसलिए आप इनको लिख जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो ये बात हमने यहाँ पर देख ली। एक चीज़ और आपको समझना है कि संसद संशोधन करेगी, बट संशोधन करने की पावर इसकी एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब आत्यांतिक नहीं है। आत्यांतिक का मतलब ये होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि मनचाहा संशोधन कर देंगे, ऐसा संशोधन नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी लिमिट है, संशोधन करने की सीमा है। सीमा क्या है? संविधान का मौलिक ढांचा, यानी संसद संशोधन करेगी विधायिका के पास, और ये जो संशोधन करने की शक्ति है ये केवल यूनियन लेजिस्लेचर के पास है, संघ की विधायिका के पास है। राज्य की विधायिका अमेंडमेंट नहीं करती है, विधानसभा अमेंडमेंट नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो संशोधन करने की शक्ति
की सीमा है। सीमा क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कहा गया कि संशोधन आप कर सकते हैं संविधान में, लेकिन संविधान का ध्यान रखिएगा मौलिक ढांचा में कोई बिगड़ना नहीं चाहिए, कोई उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये जो मौलिक ढांचा वाली बात कही गई, ये कही गई थी केशवानंदा भारती वर्सेस केरला स्टेट। एक केस था केशवानंद भारती वर्सेस केरला यानी केरल राज्य, ये केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। क्या डिसीजन दिया? डिसीजन ये दिया इस केस में, मैं यही लिख देता हूँ, ये 1973 का केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें ही ये कहा गया मौलिक ढांचा का सिद्धांत, मौलिक ढांचा का सिद्धांत। तो संविधान के मौलिक ढांचा का सिद्धांत किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया? तो किस केस में दिया? केशवानंदा भारती वर्सेस केरला स्टेट। ठीक है, इसमें कहा कि आप यानी संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान का मौलिक ढांचा चरमराना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने पढ़ ली। कौन सी शक्ति? सांविधिक शक्ति। ठीक है, किसकी? विधायिका की। बहुत अच्छी। अब देखो अगली पावर हम लोग सीखते हैं। अगली पावर होगी न्यायिक शक्ति। कौन सी शक्ति भाई? न्यायिक शक्ति। संसद की न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्तियों की बात करें। अब सर न्यायिक शक्तियां तो न्यायालय के पास होती है, पार्लियामेंट के पास कहाँ से आ गई? जी, पार्लियामेंट के पास भी कुछ न्यायिक शक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। कैसे? वो हम लोग समझते हैं। तो आप ये सोचें क्या ये न्यायालय हो गया? नहीं, न्यायालय नहीं हो गया। अभी हमारे पास 12-15 मिनट बचे हैं। 15 मिनट में हम सेशन को ओवर करेंगे बहुत अच्छे से पढ़ के। तो धैर्य के साथ आप क्लास को अटेंड किया करिए। ठीक है, क्योंकि धैर्य रखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तभी आप IAS क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज सफलता का शॉर्टकट तो होता नहीं। ठीक है, और वैसे भी मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास बहुत भारी, बहुत हैवी ना हो, लाइट रहे। और लाइट रहे इसलिए हम यहाँ पर चाहे तो हम PDF बना के, जैसे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं ना, PDF पे लिखा रहता है, बोर्ड पे लिखा रहता है, और ऐसे पढ़ दिया, ये देखो ये हुआ, ये देखो ये हुआ, उससे समझ में नहीं आएगा। उससे समझ में आना हो तो किताब में तो लिखा ही है। तो जो किताब में बातें लिखी उसको हम कैसे डायग्राम, कैसे ग्राफ के माध्यम से, वो हम आपके दिमाग पे उसमें पिक्चराइजेशन के माध्यम से उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यही तो टीचिंग टेक्निक होती है। ठीक, तो न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं संसद के पास। कैसी न्यायिक शक्तियाँ? देखो आर्टिकल 61 की बात करें। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगी आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग। क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। कहाँ पर चलाई जाती है? पार्लियामेंट में। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ चलाई जाती है भाई? पार्लियामेंट में, है ना। यूनियन लेजिस्लेचर में चलती है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं चलेगी। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं यूनियन लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, और इस महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों में चलती है। महाभियोग की प्रक्रिया है क्या? अभी बस थोड़ी ही देर पहले हमने आपको बताया। ठीक है, आर्टिकल 61 में। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, कब लाया जाता है? जब वो संविधान का उल्लंघन कर दे। तो महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जिस सदन में लाया जाए उसके 25% यानी 1/4 सदस्य की अनुमति से महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। मोशन, इम्पीचमेंट मोशन। तो पहले उस हाउस के 25% मेंबर सहमत हों, यानी 1/4।
तब महाभियोग प्रस्ताव वहाँ आएगा। और फिर उस हाउस के जो टोटल मेंबर्स होते हैं उसका 2/3 बहुमत से वो पास हो, उसको स्पेशल मेजॉरिटी वहाँ बोलते हैं। फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, फिर दूसरा हाउस जांच करने के लिए जांच समिति बनाएगा और फिर वहाँ भी महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से अर्थात टोटल मेंबर्स की 2/3 बहुमत से पास हो। और जैसे ही वो पास होगा दोनों सदनों से, राष्ट्रपति हट जाएगा। तो राष्ट्रपति के हटाने की जो प्रक्रिया है ये एक अर्ध न्यायिक कार्य है, सेमी जुडिशियल। ये प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक। तो ये न्याय का काम तो किया ही है लेकिन अर्ध न्यायिक है, सेमी जुडिशियल। सेमी जुडिशियल का मतलब क्या होता है? निर्णय तो सुनाएगा, दंड नहीं देगा। और जो हमारा न्यायपालिका होता है निर्णय भी सुनाता है, दंड भी देता है, तो वो न्यायिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर संसद अर्ध न्यायिक कार्य करती है। तो अगर कभी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे यूपीएससी, ठीक है, पीटी में, तो अगर वो स्टेटमेंट बना, तो यूपीएससी का अपना स्टाइल है, पूछ देगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और उसमें लिख देगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो आप सोचिए अर्ध न्यायिक है, ये मतलब क्या है? ये तो न्यायालय देता है। अर्ध न्यायिक मतलब न्याय तो न्यायालय करता है। तो आप सोचेंगे गलत है, गलत नहीं है, ये सेमी जुडिशियल, ठीक है, प्रक्रिया है। क्लियर होगी बात? तो ये संसद की न्यायिक शक्तियों में आएगा। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देते हैं। और न्यायिक शक्तियां पार्लियामेंट की क्या क्या हो सकती हैं? जैसे उपराष्ट्रपति को हटाना, दूसरा आप लिख सकते हो उपराष्ट्रपति को हटाना। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। और जब राज्यसभा में पास हो जाता है तो फिर उसी प्रस्ताव से लोकसभा भी सहमत होनी चाहिए, तब राष्ट्रपति को हटा सकते, उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति का मतलब हो गया ये राज्यसभा के सभापति हैं। ये कौन है? राज्यसभा के सभापति। और जब हमने राज्यसभा का सभापति पढ़ाया था और जब उपराष्ट्रपति पढ़ाया था तो इनके हटाए जाने की प्रक्रिया को हमने पूरा समझा था, ठीक है। तो ये भी एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये संसद में चलती है, इसलिए संसद की ये न्यायिक शक्ति है। और देखते और एग्जाम्पल आपको देखते, ठीक है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल दे सकते हो, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ठीक है, या कैग हो, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, ठीक है, या क्या बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद में चलती है। तो संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति हटाते हैं, ठीक है। इनकी हटाने की सिफारिश कौन करता है? संसद। तो संसद की सिफारिश से कौन हटाता है इनको? राष्ट्रपति हटाते हैं, राष्ट्रपति। और ये प्रक्रिया कुछ वैसे ही चलती है, राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाता है, ठीक। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये कुछ वैसी होती है जैसी महाभियोग होती है, लेकिन ये महाभियोग नहीं है। महाभियोग में राष्ट्रपति को हटाया जाता है और इनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज और कैग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनको हटाने के लिए संसद तो इन्वॉल्व होती है, साथ में राष्ट्रपति भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये संसद में चलती है जब दोनों सदनों में, तो महाभियोग जैसी होती है, ठीक है। और फिर राष्ट्रपति उसे हटा देते हैं। तो इसको बोलते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। तो लाइक प्रोसीडिंग इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा तो किताब में यही लिखा रहता है। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया का मतलब यही है, ठीक है। तो संसद में चलती है, तो ये भी हटाने की प्रक्रिया, ये भी इसकी न्यायिक शक्ति है ना, अर्ध न्यायिक है। निर्णय मतलब दे दिया कि हाँ ये इन्हें हटा दिया, ऐसे किया, हटा दिया, यही तो निर्णय सुना दिया ना। तो इसको क्या कहते हैं? अर्ध न्यायिक। दंड नहीं दिया, ठीक है। तो दंड अगर देते तो दंड नहीं देगा, क्योंकि दंड देने का काम न्यायालय करता है, ठीक है। चलो अब ये हो गया। अब जैसे मान लो
ये जो इसके खुद संसद के सदस्य होते हैं या कुछ जो बाहरी लोग होते हैं, ठीक है, इसकी अगर अवमानना करते हैं, संसद की अवहेलना करते हैं, ठीक है, और उनके विशेषाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो ये उनको दंडित भी कर सकती है, दंडित करने का राइट भी होता है। तो वो भी इसकी न्यायिक प्रक्रिया होती है, यानी न्यायिक शक्ति होती है। तो संसद की न्यायिक शक्ति आपको समझ में आ गई पूरी। अब हम लोग बात करते हैं फटाफट निर्वाचक शक्तियाँ, है ना। निर्वाचक शक्तियों की बात कर लेते हैं जल्दी से, और सेशन को 10 मिनट में हम लोग इसको ओवर करते हैं। टाइम मैं देख लूँ कितना हो गया। हाँ, अभी 10 मिनट का समय है और 10 मिनट में सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो अगला देखेंगे निर्वाचक शक्तियाँ, ठीक है, संसद की निर्वाचक शक्तियाँ यानी निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, ठीक है, संसद की निर्वाचक शक्तियाँ। तो संसद देखिए बहुत सारे जो राज व्यवस्था के हमारे पदाधिकारी होते हैं उनका निर्वाचन में पार्टिसिपेट करती है। फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका निर्वाचन करती है संसद, ठीक है। और किसका निर्वाचन करती है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, इसका निर्वाचन करती है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसको बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया है। तो आप लोग राष्ट्रपति वाले लेक्चर को देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। संसद अपने पदाधिकारियों का भी निर्वाचन करती है। संसद स्वयं के पदाधिकारियों का निर्वाचन, स्वयं के पदाधिकारियों का निर्वाचन, पदाधिकारियों का निर्वाचन। ये पदाधिकारी कौन हो गए भाई? राज्यसभा में और लोकसभा में। तो राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं भाई? दो होते हैं। कौन होते हैं? दो। एक होते हैं सभापति और एक होते हैं उपसभापति। क्लियर? उपसभापति। तो जो सभापति होते हैं वो तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है ये? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद ही तो करती है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, अर्थात सभापति का, है ना। उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वही पदेन सभापति हो जाता है, ठीक है। और जो उपसभापति होते हैं राज्यसभा के, तो राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति के रूप में चुन लेते हैं, ठीक है। अब जो लोकसभा के अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी, वो होते हैं स्पीकर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य अपने में से ही चुन लेते हैं। तो ये चुनाव संबंधी, निर्वाचन संबंधी शक्तियां हैं ना, निर्वाचक शक्तियां। इसी प्रकार उपाध्यक्ष को भी लोकसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। अच्छा, इनको हटाने की अगर बात हो, इनको हटाने की बात हो, तो हटाने में ही मतलब हटाने में संसद ही इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो वो संसद की न्यायिक शक्तियों में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई नियम बनाना है, ठीक है, या उसमें संशोधन करना है तो संसद करेगी। तो अगला हम यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी नियम, निर्वाचन संबंधी नियम का निर्माण और उनमें संशोधन, और उनमें संशोधन कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। तो निर्वाचन संबंधी नियम है ना, इसमें ये बनाएगी, इसमें संशोधन करेगी, तो ये निर्वाचक शक्ति के अंतर्गत आएगा। सिमिलरली अब जैसे मान लो
इसने इसका अगर उदाहरण हम लोग देखें तो उदाहरण भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो संसद ने ऐसे नियम बनाए, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1952, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, लिख लो, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। दूसरा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 बनाया, 51 बनाया। तो इसमें जो चुनाव होते हैं किसके, संसद के, तो संसद के दोनों सदनों के चुनाव, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, तो संसद के दोनों सदनों के चुनाव संबंधी नियमों को बनाती है और उसमें संशोधन भी कर सकती है ना, संसद स्वयं। तो ऐसा करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग संसद ने किया है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 बनाया और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया, ठीक है। और उन अधिनियम यानी उन कानूनों के तहत, उन एक्ट के तहत राज्यसभा लोकसभा का निर्वाचन होता है, ठीक है। तो ये शक्तियां आपने देखी यहाँ पर, निर्वाचक शक्तियां किसकी, संसद की। अब हम लोग बात करेंगे संसद की कुछ और भी जो बिखरी हुई शक्तियां बची हैं, उनको जल्दी से हम समझते हैं विदिन 5 मिनट, ठीक है। तो अन्य शक्तियां, संसद की अन्य शक्तियां, तो आप देख रहे हैं ना कि संसद कितनी शक्तिशाली है, क्यों, शक्तियां हैं इसके पास, ठीक है। तो संसद की अन्य शक्तियों में जैसे ये देश के विचार विमर्श की सर्वोच्च इकाई है ना, देश के विचार विमर्श की सर्वोच्च इकाई है। तो देश में ये विचार विमर्श करती है ना, में विचार विमर्श की सर्वोच्च इकाई है। तो देश के स्तर पर जितने भी विचार विमर्श है ना, नियम वगैरह बनते हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पर होते हैं, विचार विमर्श है ना, संसद में विचार विमर्श होता है तभी वो बनते हैं। तो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय के जो मुद्दे हों उन पर बहस भी यहीं पर होती है ना। तो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, ये इस स्तर के मुद्दों पर बहस कहाँ होती है, पार्लियामेंट में। इस स्तर के मुद्दों पर बहस होती है यहाँ पर। तो ये पावर है ना पार्लियामेंट की। और क्या होता है, ये तीनों तरह के जो आपातकाल होते हैं उनको ये संस्तुति देती है, ठीक है। तो अन्य पावर में ये आ गया ना, तीनों तरह के आपात की संस्तुति करती है या अनुमोदन करती है, ये लिख लो, आपात का अनुमोदन करती है, रेटिफिकेशन अनुमोदन करती है। और आपको याद होगा इसमें मैंने 122 फार्मूला बताया था, ठीक है। तो एक हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो आपातकाल की उद्घोषणा जैसे ही राष्ट्रपति करते हैं उसके एक महीने के अंदर संसद से अनुमोदन मिलना चाहिए, तो ही वो आगे आपातकाल कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज खत्म हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो ये आर्टिकल 352 के तहत होता है ना राष्ट्रीय आपातकाल, और ये 356 हो गया राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होने के 2 महीने के भीतर संसद का अनुमोदन लेना होता है। इसी प्रकार ये आर्टिकल 360 वाला है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा जैसे ही राष्ट्रपति करेंगे तो 2 महीने के भीतर संसद का अनुमोदन लेना होगा, और अगर अनुमोदन दिया तो 2 महीने के बाद कंटिन्यू होगा, और अगर अनुमोदन नहीं दिया तो 2 महीने बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो अगर इमरजेंसी को आगे ले जाना है तो संसद का अनुमोदन लेना ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो आगे नहीं जा पाएगा। तो ये संसद की पावर है, ठीक है। चलो
और देख लेते हैं अन्य पावर में और कुछ क्या हो सकता है। तो अन्य पावर में कुछ और भी बातें हम लोग देखेंगे, जैसे राज्यों के नाम में बदलाव कर सकती है ना, क्षेत्र में बदलाव कर सकती है, ठीक है, राज्यों की सीमा बदल सकती है, एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकती है, ये सब संसद की पावर है। तो जैसे मान लो ये हमारा देश है ना, देश के अंदर है ना, ये कहाँ पर, देश के अंदर समस्त बदलाव संसद साधारण बहुमत से करती है, संसद साधारण बहुमत से करती है, ठीक है। तो देश के अंदर, ठीक है, ये एरो हमने लगा दिया, ये देश के अंदर की बात कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या बदलाव कर देगी, है ना, राज्य का नाम बदलना हो, राज्य की सीमा बदलनी हो, नए राज्यों का गठन करना हो, नए राज्यों का गठन, तो ये सब देश के अंदर ही होता है ना, तो ये अंदर के मामले हैं। तो ये सब सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है, और कौन करता है, पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये जो प्रावधान है ये आर्टिकल 3 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में ये प्रक्रिया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत संसद ऐसा ऐसा कर सकती है, तो ये भी संसद की पावर है, ठीक है। और क्या पावर हो सकती है संसद की इसके अलावा, जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है, ठीक है, इसके गठन, है ना, के गठन, ठीक है, एवं न्याय क्षेत्र को नियंत्रित करती है, कि गठन एवं न्याय, उनके न्याय क्षेत्र को नियंत्रित करती है, पार्लियामेंट नियंत्रित करती है, ठीक है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच समान न्यायालय की स्थापना भी कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था कर सकती है, एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था कर सकती है, ठीक है, कर सकती है। और ऐसा आपने देखा भी होगा कि भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका अपना न्यायालय नहीं है, तो एक ही न्यायालय से वो काम चलाते हैं, ठीक है। तो ये कौन करता है, ये सब पार्लियामेंट करती है। तो पार्लियामेंट की आपने देखी यहाँ पर व्यापक शक्तियाँ आपने देखी पार्लियामेंट की, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट बहुत सारी शक्तियों का प्रयोग करती है, तो ये सब सैद्धांतिक है, ये थ्योरेटिकल है, ये सिर्फ संविधान में लिखा है। हकीकत में इन शक्तियों का वास्तव में कितना प्रयोग कर पाती है, ये शक्तियाँ कितनी प्रभावशाली हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत में तो कुछ और लिखा है। सिद्धांत पढ़ेंगे तो लगेगा कि यार संसद तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है सरकार पर, लेकिन हकीकत में जब जाएंगे ना तो हकीकत में इतना कंट्रोल नहीं होता है। तो संसदीय नियंत्रण जो कार्यपालिका पर स्थापित किया जाता है, ये कितना प्रभावशाली है, इस पर भी हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें भी हमें झांकना पड़ेगा, ठीक है। तो आज लेक्चर यहीं तक, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ये संसदीय नियंत्रण कितना प्रभावशाली है। तो लेक्चर को कंप्लीट देखिए और इंतजार करिए अगले लेक्चर का। थैंक यू।